नमस्ते। बातचीत के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत। जिस चुनाव की जिस जैसे-जैसे जो है वो डेट्स नज़दीक आती जा रही हैं, पहले चरण का जो वोट होना है उसकी तारीखें जैसे-जैसे नज़दीक आती जा रही हैं, उसी तरीके से चुनाव की गतिविधियाँ भी लगातार बदल रही हैं। बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हैं जो अलग-अलग तरीके से चुनाव को प्रभावित करती हैं। माना ये जाता है कि इन गतिविधियों का वोटर्स पर सीधा असर होता है। कितना असर होता है, आज जो वर्तमान में सियासत में जिस तरीके की तस्वीर है, उन तस्वीरों में, उन मुद्दों का क्या कुछ असर होगा वोट डालने वाले लोगों पर, मतदाताओं पर और उसका जो असर होगा वो किस तरीके से पड़ेगा, आज की चर्चा में हम इस चीज़ को समझेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, आप रंजीत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर ये जो तस्वीर अभी बन रही है मुद्दों को लेकर के, एक तरफ कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, उनका विज़न एक तरीके से क्लियर दिख रहा है, वो लगातार अपना जो है वो घोषणा पत्र जारी करते जा रहे हैं, चाहे वो हम कांग्रेस की बात कर लें, सपा की बात कर लें, अब आरजेडी ने भी कर दिया है। दूसरी तरफ भाजपा जो है वो अपने लगातार वही पुराने मुद्दों पर देखी जा रही है, वो धर्म की बात कर रहे हैं, वो संस्कृति की बात कर रहे हैं, वो हिंदू की बात कर रहे हैं, वो जो है वो नवरात्र की बात कर रहे हैं और नवरात्र में जो है वो मछली खाने जैसी वीडियो की चर्चाएँ हो रही हैं। तो ये जो तस्वीर है फिलहाल चुनाव की, उस पूरी तस्वीर को आप कैसे देख रहे हैं? कितना इफ़ेक्टिव तस्वीर है ये, विपक्ष के लिहाज से और सत्ता पक्ष के लिहाज से? देखिए, अगर आप कांग्रेस और बीजेपी पार्टी को अगर सिर्फ कंपेयर करें, अभी इंडिया अलायंस एनडीए को छोड़ दें, तो कांग्रेस पार्टी तो एक विचारधारा की पार्टी है। उस विचारधारा में अल्पसंख्यकों की भी वही हिस्सेदारी है जो नॉर्मल समाज के लोगों की है। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई का नारा पिछले 70 साल से लगता रहा। तो उसमें जब मोदी जी गुजरात मॉडल लेकर आए तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें तो करप्शन बहुत हो रहा है, इसमें अल्पसंख्यकों के प्रति ज्यादा जो है रुझान है। तो कब्रिस्तान और उन्होंने शमशान घाट की भी बात करी थी, आपको याद होगा 2019 से पहले। और उसके बाद कोरोना काल में तो वो फर्क ही खत्म हो गया, क्योंकि फिर जब दवा दी जानी थी, वैक्सीनेशन दी जानी थी, तो सबको दी जानी थी। तो मोदी सरकार ने फिर वैक्सीनेशन भी दी और 80 करोड़ लोगों को फिर राशन भी दिया, और फिर वो हिंदू मुसलमान का जो डिफरेंस था वो खत्म हो गया, क्योंकि 80 करोड़ लोगों में तो जाहिर सी बात है, अगर हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे तो सिख भी होंगे और बाकी लोग भी होंगे। लाभार्थी वर्ग भी उन्होंने तैयार किया। ये अलग बात है कि जो पंजाब के सिख हैं और हरियाणा के लोग हैं वो तो अन्नदाता हैं इस देश के, वो तो 80 करोड़ लाभार्थियों में नहीं होंगे। तो अब बात यह आ जाती है कि कांग्रेस पार्टी तो एक विचारधारा की पार्टी है और बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। और कार्डर बेस्ड पार्टी में उनके पन्ना प्रमुख होते हैं जो 24 घंटे 365 दिन इलेक्शन मोड में रहते हैं। वो बूथ मैनेजमेंट भी बढ़िया करते हैं, घर घर पर्ची भी पहुंचाते हैं, अक्षत भी देते हैं। और राम मंदिर का जिस तरीके से उन्होंने राम प्राण प्रतिष्ठान का प्रोग्राम किया, घर घर अक्षत पहुंचाई, तो ये भी तय हो जाता है कि बीजेपी की जो आउटरीच है वो बहुत अच्छी है। पर ये सब के बावजूद कांग्रेस ने इसमें मंथन किया पिछले 2 इलेक्शन हारने के बाद। 2019 में उनको लगा करप्शन के मुद्दे पर वो बीजेपी को हरा लेंगे। और आपने देखा कि मोदी सरकार पे जो इस तरीके का इल्जाम राहुल गांधी की टीम ने लगाया था, और राहुल गांधी ने खुद लगाया था कि ये तो अदानी अंबानी की सरकार है, ये सूट-बूट की सरकार है और ये सिर्फ कॉर्पोरेटाइजेशन पे बिलीव करती है, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स खत्म कर देगी, ये नौकरी रोजगार नहीं दे पाएगी और ये गरीब और अमीर का डिफरेंस जो है वो बढ़ा देगी। और आप देखिएगा कि जब कोरोना आएगा तो कोरोना में ये हालात हो जाएंगे कि लोग जो हैं बेरोजगारी में कोरोना के बाद मोदी जी के पीछे पीछे जाएंगे, उनको दौड़ाएंगे। तो ये बातें तो किसी हद तक सच हुई कि बेरोजगारी डेफिनेट बढ़ी, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ, रुपया डॉलर के मुकाबले और गिर गया, जो 63 रुपए था वो 83 रुपए हो गया। क्रूड ऑयल के प्राइस गिरने के बावजूद गैस सिलेंडर महंगा रहा, चार साढ़े 400 रुपए का सिलेंडर, जिसपे करप्शन और महंगाई के मुद्दे पे सरकार आई थी, वो 1300 रुपए का सिलेंडर हो गया। तो बात सारी ये आ जाती है कि जब विचारधारा वर्सेस कार्डर, तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने कुछ अमेंडमेंट्स किए। पहली बात उन्होंने ये की कि उन्होंने न्याय योजना को समय पर निकाला। उन्होंने 5 वर्गों के लिए 25 न्याय दिए, एक वर्ग के लिए 5 न्याय दिए, जिसमें किसान न्याय है, श्रमिक न्याय है, महिला न्याय है और जो चीजें हैं, गिग वर्कर्स के लिए उन्होंने बात की, आदिवासियों के लिए बात की। तो ये जो उन्होंने योजनाएं दी, 25 गारंटियां, उसमें उन्होंने फिर एक और चीज करी। उन्होंने ये कहा कि अब हम उसको ये नहीं है कि हम 500 सीटों पर या 540 सीटों पर मुकाबला डायरेक्ट बीजेपी का करेंगे। उन्होंने इंडिया अलायंस के तहत 175 सीटों में टारगेट कर लिया अपने आप को कि अगर हम 250-250 सीटों पे हमारा अलायंस है बाकी पार्टियों के साथ, तो उसमें 175 सीटों पर हम पूरा एक वॉर रूम टाइप सिचुएशन क्रिएट करेंगे, टीम्स बनाएंगे, मीडिया से आधारित जो है काम एक पर्टिकुलर टीम करेगी, प्रेस और जो नोटिफिकेशन जारी करनी है और जो प्रेस स्टेटमेंट्स देनी है उसके लिए अलग टीम रहेगी,
जो कार्यकर्ताओं को कोऑर्डिनेट करेगी। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन जो है अभी शुरू हो चुका है। आपने देखा किस तरीके से सारी लोकसभा सीटों पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो जिनकी नॉमिनेशन फाइल हो चुकी है, वो कार्यकर्ता सम्मेलन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को, बूथ वर्करों को मोटिवेशन करना, 24/7 हेल्पलाइन, इस तरीके की चीजें कांग्रेस ने कई चीजें ऐसी की हैं जो अब वो उनके ऑर्गेनाइज कार्डर के अगेंस्ट इन्होंने अपनी टीम खड़ी की है, क्योंकि वो सीरियस हैं और वो 175 सीटों में डायरेक्ट 1-to-1 फाइट करना चाहते हैं। उनका टारगेट यही है कि 150 सीट अगर हम जीत के आते हैं तो अगली सरकार बीजेपी मोदी सरकार नहीं बनेगी, अगली सरकार इंडिया अलायंस के अंडर होगी, चाहे वो गठबंधन की सरकार ही क्यों ना हो। और दूसरी तरफ उस मैनिफेस्टो के खिलाफ बीजेपी का जो नरेशन है वो क्या ये है कि आप सिर्फ मोदी जी को वोट दे रहे हैं, आप कैंडिडेट मत देखिए, आप लोकल इशू मत देखिए, आप ये मत देखिए कि मोदी जी ने क्या किया क्या नहीं किया, आप ये देखिए कि ये मोदी की गारंटी है। अब मोदी की गारंटी इस देश के लोकतंत्र को खतरा पैदा कर रही है, क्योंकि देश का लोकतंत्र ये कहता है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन जो है वो मुद्दों के आधार पे होनी चाहिए। वो उन लोगों के आधार, उन लोगों का जो लोग इस देश के नागरिक हैं, जो समुदाय के लोग आखिरी पायदान पर खड़े हैं, चाहे वो सोशल जस्टिस को लेकर है, चाहे वो किसानों की मांगों को लेकर है, चाहे वो श्रमिकों की मांगों को लेकर है, चाहे वो आदिवासियों के जो उनको जंगल और जल जंगल जमीन का जो कारोबार है उसे जल जंगल से हटा के उनको बाहर किया जा रहा है, उनको स्थापित किया जा रहा है, चाहे उनका मुद्दा हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, तो इन सब चीजों को छोड़ के वो कहते हैं जी आप तो सिर्फ मोदी जी का चेहरा देखिए। अब क्योंकि वो इलेक्शन को सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लोगों में ये भी संशय पैदा हो गया कि 2024 के बाद पता नहीं शायद इलेक्शन ही ना हो, तो लोगों में ये भी डर बैठ गया। कुछ बीजेपी के ही जो अपने नेता हैं वो अब, क्योंकि आपको याद होगा 80-20 की लड़ाई चल रही थी, 80 वर्सेस 20 की, 20% को तो आपने डेमोनाइज कर दिया, उनको तो आपने एक सिरे से खत्म कर दिया, चाहे वो बीफ के नाम पे किया, चाहे वो लाउड स्पीकर के नाम पे किया, चाहे वो सड़कों पे नमाज पढ़ने के नाम पे किया। आपने कह दिया ये लोग रेलेवेंट ही नहीं है, गुजरात मॉडल है। तो 80% लोगों में अब दरार पड़ गई। अब आपने देखा एक छतरी सम्मेलन हुआ, जिसमें और फिर एक राजपूत सम्मेलन हुआ, सहारनपुर में हुआ, मेरठ में हुआ। अब आपके उत्तर प्रदेश में ये सब चीजें हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी के अंदर बहुत विरोधाभास है और उसको योगी महाराज भी नहीं रोक पा रहे हैं। तो तमाम तरह के सम्मेलन हो रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है, कसमें खाई जा रही हैं कि भाई हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे क्योंकि बीजेपी ने त्यागियों के साथ, सैनियों के साथ, राजपूतों के साथ, क्षत्रियों के साथ अन्याय किया है। तो अब जब 80% में आपस में दरार पड़ गई तो आप यकीन मान सकते हैं कि किसी ना किसी वजह से बीजेपी जो है अब वो पोलराइजेशन की तरफ ही फिर से सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ रही है। अब बताइए, वो वीडियो में कह रहे हैं कि मछली क्यों खा रहे नवरात्र में? भाई सारस्वत ब्राह्मण क्या मछली नहीं खाते नवरात्र में? तो हर आदमी का एक अपना जीवन यापन का स्टाइल होता है, वो अपनी तरह की पूजा करता है। अब जब शरद नवरात्रि होती है तो क्या बंगाली मीट मछली नहीं खाते हैं? तो क्या वो दुर्गा की पूजा नहीं करते हैं, वो काली की पूजा नहीं करते हैं? क्या वो हर स्टेट का अपना एक तरीका है कि अगर मान लीजिए गुजरात नॉर्मली शाकाहारी प्रदेश है, उसमें शाकाहार में ज्यादा लोग विश्वास रखते हैं, तो आप मांस खाने वाले को या मछली खाने वाले को आप इस तरीके से, तो ये सांप्रदायिकता और पोलराइजेशन मुझे लग रहा है 2024 के इलेक्शन में, क्योंकि राम के प्रतिष्ठान हो चुके हैं, राम मंदिर के प्रतिष्ठान हो चुके हैं, अब इसके बाद ये सांप्रदायिकता का एंगल अब नहीं चलेगा और वो 80-20 का नारा भी कहीं ना कहीं ठप पड़ गया है। अब मुद्दे क्या आ रहे हैं, लोग ये पूछ रहे हैं, देखिए बताइए स्मार्ट सिटीज का क्या हुआ? आपने 100 स्मार्ट सिटी बता रहे थे, आप 10 स्मार्ट सिटी बता दीजिए जो बने हो। आप सिंचाई पे, इरिगेशन पे आपने ऑडिट कराना था, आपने बताना था कि कितना सिंचाई का पानी इंडस्ट्री में जाता है, कितना सिंचाई का पानी जो है वो किसानों में जाता है। अब किसान तो देखिए क्या करता है, किसान अगर अपनी भूमि पे सिंचाई करता है तो वो वाटर कंजर्वेटर भी है, क्योंकि जो भूमि से पानी ले रहा है उसी भूमि में डाल रहा है, वो पानी को कंटामिनेट नहीं कर रहा है, वो केमिकल्स नहीं डाल रहा है उसमें, उसको इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहा है, उससे इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं बना रहा है, उससे बिजली नहीं बना रहा है, डैम नहीं बना रहा है। किसान तो सबसे बड़ा नेचुरल इकोलॉजिकल कंजर्वेशनिस्ट है, तो उस पर आप ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि वो आपका वाटर टेबल खत्म कर रहा है। पर यहाँ कहा जाता है वाटर टेबल किसान खत्म कर रहा है, यहाँ कहा जाता है पोल्यूशन किसान कर रहा है, यहाँ कहा जाता है पराली किसान जला रहा है। ये सब नीतियां सरकार की हैं। सरकार को सुनिश्चित करना है कि अगर आपको खाद्य सुरक्षा चाहिए तो खाद्य सुरक्षा के लिए किसान को उसकी इनपुट कॉस्ट भी तो दीजिए। अगर उसकी इनपुट कॉस्ट नहीं देंगे और आउटपुट में उसका आप इस तरीके से उसको वो करेंगे, उसका शोषण करेंगे, तो फिर वो बेचारा हाशिए पे खड़ा होगा। अब एक ही स्टडी में आपको बता दूं, इस साल 1 लाख किसानों ने सुसाइड किए। आप मुझे कोई कॉर्पोरेट बता दीजिए जिनका 16.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ, किसी ने सुसाइड किया हो। वो अभी भी आलिशान बंगलों में रहते हैं, लंदन अमेरिका में घूमते हैं।
किसान ही क्यों सुसाइड कर रहा है, जबकि किसान का कर्जा मात्र 12 लाख करोड़ रुपए है सारा टोटल मिलाकर, और इनका बट्टे खाते में जो डाला गया वो 16.5 लाख करोड़ रुपए। अगर ये 16.5 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में ना डाला गया होता, इसमें से आधा पैसा भी किसानों की इनपुट कॉस्ट के लिए, उन्नति के लिए खर्च किया जाता, तो ये 12 लाख करोड़ रुपए का किसान पे कर्जा ना पड़ता। किसान पे कर्जा एमएसपी ना मिलने की वजह से, उससे कोई इन्फ्लेशन नहीं पड़ेगा। इनके अपने एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बोलते हैं इन्फ्लेशन हो जाएगा, 25% प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो मुझे बताइए, इनपुट कॉस्ट तो आपने जीएसटी पे बढ़ा दी, जीएसटी भी लेते हैं, इनपुट कॉस्ट भी इतनी है, तो फिर आउटपुट में आप उनको, किसानों को पैसा नहीं दे रहे, तो फिर ये इन्फ्लेशन कौन खा रहा है? किसान को तो एक रुपए किलो टमाटर का भी नहीं मिलता, तो आप 40 रुपए किलो टमाटर क्यों खरीद रहे हैं बाजार में? सर, आपने एमएसपी का जिक्र किया। एमएसपी को लेकर के एक तरफ जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है, तमाम सारी लगातार इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हुई, फिर एक बीच में ये दुष्प्रचार करने लग गए, हुआ भी इस तरीके का सीन कि एमएसपी भारत में संभव ही नहीं है। इन सबके बीच में मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर अभी भी सत्ता परिवर्तन जो है वो चुनाव हुआ है और एक बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वहां पर किसानों की जो फसल है उसकी खरीद नहीं हो पा रही है। खबर इस तरीके की आ रही है कि ये जो खरीद नहीं हो रही है वो सुनियोजित है और जानबूझ करके एक एजेंडे के तहत ये खरीदारी नहीं की जा रही है किसानों से। तो इसमें कितनी सच्चाई है, और एमएसपी की ये जो लड़ाई है तो वो किस तरफ है, और क्या ये मुद्दा बनेंगे? इन मुद्दों को लेकर के चुनाव जो है उस पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मध्य प्रदेश में क्या है, मंडी का कानून है ही नहीं, बिहार में एपीएमसी एक्ट नहीं है, एमएसपी आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट ये कहती है C2+50 फॉर्मूले पे कि लेबर का रेट, जमीन, जो उपजाऊ जमीन है उसका जमीन का किराया, और जो उसमें उपक्रम यूज होते हैं, ट्रैक्टर ट्रेलर यूज होता है, उसकी कॉस्ट, उसका डेप्रिसिएशन, ये फाइनल प्राइस में काउंट होना चाहिए, तभी किसान जो है वो आगे बढ़ सकता है। अब मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी जाती है, मध्य प्रदेश का गेहूं का प्रोडक्शन पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर है, यूपी का दूसरे नंबर पे है, एमपी का तीसरे नंबर पे। एमपी की गेहूं जो है वो अच्छी मानी जाती है क्वालिटी की, वो एक्सपोर्ट में भी जाती है। आपने देखा रशिया यूक्रेन वॉर में, जब यूक्रेन को रशिया ने व्हीट एक्सपोर्ट नहीं करने दिया मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज में ब्लैक सी के द्वारा, तो सडनली गेहूं का रेट जो था वो 4, 4.5, 5,000 रुपए कुंटल हो गया। पर किसान को क्या मिला? 1,800 रुपए, और एमएसपी क्या थी? 2,000 रुपए, 2,072 रुपए, 2,075 रुपए। तो किसान को तो एमएसपी से भी कम दाम मिला, पर उसमें मुनाफा किसने कमाया? रिलायंस इंडस्ट्री ने सारे कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर लिए अबू धाबी में बैठ के। उन्होंने रिलायंस इंफ्रा, एग्री इंफ्रा एक्सपोर्ट के नाम पे बहुत सारा 190 मिलियन टन कहा जाता है कि 1900 लाख टन तो खाली रिलायंस ने बेचा। पहले नंबर पे आईटीसी है जो हमेशा से एक्सपोर्ट में सबसे आगे रही है। तो जब बड़ी बड़ी कंपनियां 1500, 1800, 2000 रुपए में माल खरीद के 4,000 रुपए कुंटल बेचते हैं, तो डबल का मुनाफा है ये। इसमें हींग लगी ना फिटकरी, रंग भी चोखा हुए, क्योंकि ना आप उसमें प्रोडक्शन करनी है, ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट करनी है, ना आपने उसमें स्टाफ रखना है, ना फैक्ट्री बनानी है, ना लोन लेना है। आपने सीधा सीधा किसान से माल उठाना है और हाईवे के थ्रू पोर्ट पे भेज देना है। वो अदानी के बंदरगाह पे जहाज खड़े हैं, जहाजों पे माल लोड होकर चला जाएगा। आपने देखा प्याज, जब ये प्याज का सीजन है, इस समय प्याज की कीमत जो है न्यूनतम होती है। आज नासिक के किसान को 2 रुपए ना मिले प्याज का, पर हम लोग कितना दे रहे हैं? 40 रुपए किलो। हालांकि इस सीजन में आते आते प्याज का दाम 10 रुपए हो जाना चाहिए। और यही प्याज, नासिक का प्याज, यूएई और मिडिल ईस्ट में स्पेशल लाइसेंस द्वारा एक्सपोर्ट हो रहा है 120 रुपए किलो। तो ये लाइसेंस देने वाले कौन है? ये लाइसेंस लेने वाले लोग कौन है? इलेक्टोरल बॉन्ड कौन खरीद रहे हैं और लाइसेंसेस कौन सिक्योर कर रहे हैं? ये क्विड प्रो क्यो जो चल रहा है कि पैसा दो, चंदा लो, और धंधा लो और चंदा दो, या पैसा दो और काम करवाओ, ये इस मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कॉरपोरेट्स को देश की नेशनल पॉलिसी से जोड़ना, देश के जितने भी काम हुए हैं जिनको ये विकास के काम कहते हैं, वो विकास तो सिर्फ कॉरपोरेट्स का हो रहा है। ना किसान का विकास हो रहा है, ना एक श्रमिक का विकास हो रहा है, ना एक आम आदमी का विकास हो रहा है। सोशल जस्टिस के नाम पर भी मैं एक बात आपको बता दूं, 30 लाख नौकरियां केंद्र सरकार की रिक्त पड़ी हैं SC ST OBC समाज की। उसमें से 3 लाख नौकरियां रेलवे की अलग से हैं। 30 लाख केंद्र सरकार की जो रिक्त पड़ी हैं और 3 लाख रेलवे की रिक्त पड़ी हैं, वो भरी नहीं गई। तो क्या सामाजिक न्याय दे रहे हैं आप? अच्छा, मैनिफेस्टो पे बात कर लीजिए। कम से कम इंडिया अलायंस ने अपना मैनिफेस्टो तो दिया, 25 गारंटियां दी, 5 न्याय योजना दी और गारंटी कार्ड दिया। मोदी जी का बात कर रहे हैं, वो मुगल्स पे बात करते हैं, मीट पे बात करते हैं, राम मंदिर पे बात करते हैं, 370 पे बात करते हैं। मैनिफेस्टो की बाकी चीजें कहाँ गई? मैनिफेस्टो लॉन्च ही नहीं हुआ, 19 तारीख को पहली वोटिंग है। मोदी जी कह रहे हैं मेरे नाम पे वोट दो। तो अब ये तो जनता वर्सेस मोदी इलेक्शन हो गया ना। इसमें इतना आपको कैंडिडेट देखना है,
ना आपको पॉलिसीज देखनी है, ना आपको मैनिफेस्टो देखना है, ना इस बार आपको प्रोमिसेस देने हैं क्योंकि वो जुमला साबित होंगे। तो आपको देखना क्या है? मोदी जी का चेहरा देखना है। अगर आप मोदी जी के भक्त हैं तो मोदी जी को वोट करिए, बाकी सब बातें भूल जाइए। जी, राम जी। प्रकाश। निश्चित तौर पे। अभी जो चीज़ें हैं सर, मुद्दों की जब बात हो रही थी, मुद्दों के लिए तमाम जो बात होती है, जिस तरीके से अभी कल से लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया में ये दिख रहा था कि चर्चा जाकर के नवरात्र में मछली खाने पर टिक गई थी। ऐसे में जो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ पर और भी चर्चाएँ होती हैं, जहाँ पर मुद्दों की बातें होती हैं, उनको लेकर के बैन की खबरें आ रही हैं, आरोप लग रहे हैं, कुछ यूट्यूब मंचों को बंद भी किया गया सरकार ने इस तरीके की चीज़ें की। तो उनको लेकर के जो खबरें आ रही हैं, उसमें कितनी सच्चाई है कि कहा ये जा रहा है कि सरकार के प्लान के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं ताकि लोगों की जो आवाज़ है, जहाँ पर मुद्दों की बात होती हो, जहाँ पर जो सरकार जिस चीज़ को पसंद ना करे, उस तरीके की बात होती हो, तो उन सारी जगहों को जो है ब्लॉक कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए? देखिए, राम प्रकाश जी, चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक बहुत बड़ा संचय देश के नागरिकों और वोटरों में है। वो कहते हैं कि जब हम अपना वोट डालने जाते हैं, अपने मत का प्रयोग करते हैं, तो हमें हमारी मत की पर्ची मिलनी चाहिए। उस पर्ची से हम वेरीफ़ाई करें कि वो मत जो हम डाल रहे हैं, वो सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और उस मत को हम एक सिक्योर करके एक बक्से में डाल दें और उस बक्से से गिनती कराई जाए। ना कि उस काले बक्से से गिनती कराई जाए जिसमें मशीन लगी है, जिसमें सॉफ्टवेयर है, हमें पता भी नहीं है क्या चिप डाला गया है, या हमें ये भी नहीं पता है कि उसके प्रोग्राम में कुछ ऑल्टरेशंस करी जा सकती है कि नहीं करी जा सकती हैं। इस बात को, मुद्दे को उठा के कुछ चैनलों ने चर्चा की थी। उसमें 2 प्रमुख चैनलों के नाम आ रहे हैं, 2 प्लेटफ़ॉर्म हैं, और उन्होंने जब चर्चा की, तो उस चर्चा का वीडियो कई हज़ार लोगों ने देखा। आपको ये पता ही है, जब हमारे वीडियो चलते हैं कई लाख लोग देखते हैं, तो उनके भी कई लाख लोगों ने वो वीडियो देख लिया। जब सरकार को ये लगा कि यार ये तो वीडियो चल रहे हैं, इसमें तो पब्लिक धारणा हमारे खिलाफ बन रही है, तो उन्होंने यूट्यूब को चिट्ठी लिखकर कहा कि इन चैनलों को बंद कर दीजिए, या इन प्रोग्रामों को जो इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, चुनावी प्रक्रिया को लेकर बात कर रहे हैं, या चुनाव आयोग को लेके बात कर रहे हैं, तो इन चैनलों को ही बंद कर दीजिए, या इनके प्रोग्रामों को, उन पर्टिकुलर प्रोग्रामों को आप बंद कर दीजिए, और उनका एड रेवेन्यू भी उनको नहीं मिलना चाहिए। अब बताइए, एक आदमी मेहनत करता है, उसको लोग देखना चाहते हैं, आपने गैग ऑर्डर लगा दिया, आपने उनके नाक, कान, मुंह सब बंद कर दिए। मतलब, आपको याद होगा, महात्मा गांधी के 3 बंदर होते थे। वो कहते थे, ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो। यहाँ तो आप अगर बुरा देख रहे हैं तो आपको बोलने की आजादी नहीं है, आप बुरा सुन रहे हैं तो आपको सुनने की आजादी नहीं है, और अगर आप बुरे के बुरा अपनी आंख से देख रहे हैं तो आप उसको कहते हैं आंख पे पट्टी बांध लीजिए। तो ये तो एक बहुत बड़ा, एक मतलब ये हिटलरशाही होगी इस देश में कि आप डिस्कस नहीं कर सकते। हम लोग तो गए सुप्रीम कोर्ट तक गए, हमने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि 9 तारीख आपने डेट दी, आप 16 तारीख को सुनवाई करके खत्म करिए इस मामले को। इसमें सारे रिप्लाई फाइल हो चुके हैं, आधे घंटे की चर्चा होनी है, 2 घंटे में फैसला हो जाएगा। बस, या तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है तो करने दीजिए, चुनाव आयोग कर रहा है जो करने दीजिए, या सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि भाई देखिए ऐसा है कि इसमें हम लोग ये चाहते हैं क्योंकि पब्लिक की पीआईएल है, और पीआईएल पब्लिक की कहती है कि ऐसा काम होना चाहिए, पर्ची से गिनती होनी चाहिए, पर्ची से गिनती करा लीजिए। क्या है, चुनाव प्रक्रिया है। पहले भी तो पर्चियों से चुनाव होते थे। जब पर्चियों से पहले चुनाव होते थे तो 20 दिन में रिजल्ट आ जाता था। अब तो आपके पास 8,000 करोड़ रुपए खर्च करके आपने इतनी बड़ा मशीनरी और सब कुछ प्रक्रिया को पूरा कंप्यूटराइज किया है, उसके बाद भी आप 2.5 महीना ले रहे हैं, तो गिनती में 2 दिन और लग जाएंगे, 24 घंटा और लग जाएगा, 6 घंटा और लग जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? पर कम से कम लोगों को ये तो ना लगे कि भाई जो हो रहा है वो काम हमारे आंखों में धूल झोंक के हो रहा है, या उसका नंबर जो है वो काला चश्मा लगा के दिखाया जा रहा है। तो मेरे को लगता है, ऐसा मेरा अपना मानना है, बीजेपी पार्टी जो मोदी सरकार है खासकर, उनको प्रोग्रेसिव चश्मा पहनने की जरूरत है। वो दूर की चीजें नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ पास की चीजें देख रहे हैं। वो जिस सत्ता में बैठे हैं उनको सत्ता का उपयोग करना या सत्ता में बैठे रहने का तो लालसा उनकी है, पर वो ये नहीं देख रहे हैं कि जनता जब तक आपके साथ नहीं होगी तो ये सत्ता भी आपके पास नहीं रहेगी। सत्ता उन्हीं लोगों के साथ होती है जो जनता की बात करते हैं। 2014 में जब सरकार आई थी तो वो करप्शन के मामले पे आई थी, वो विकास के नाम पर आई थी, वो इस मामले में आई थी कि हम ब्लैक मनी खत्म कर देंगे, वो इसमें आई थी कि जो दोषी हैं उनको सजा होगी। आज 10 साल हो गए, ना दोषियों को सजा हुई, ना काला धन वापस आया, ना देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बढ़ी। अब आप लोगों को फ्री राशन, फ्री वैक्सीनेशन देकर आप मछली, मांस और ये सब मुगल्स और जवाहरलाल नेहरू ये सब बातें करते हैं, तो इससे तो देश नहीं चलेगा आगे। जी जी, जी, निश्चित तौर पे चुनाव के बीच में इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, मुद्दों की जो बातें होती हैं, वो ज़रूरी हैं।
फिलहाल अभी तक की जो तस्वीर है, अभी तक के जो चुनावी भाषण देखे जा रहे हैं, उसमें एक तरफ जहां विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल हैं वो बिल्कुल मुद्दों पर टिके हुए दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष यानी एनडीए की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उनके जो बड़े नेता हैं, जो शीर्ष नेता हैं, वो अभी भी मुद्दों पर वापस नहीं लौट पा रहे हैं। वो बात ये करते हैं कि हमने किस तरीके से क्या किया, उसकी बात नहीं। बात इसकी होती है कि कांग्रेस की सरकारों में क्या हुआ, कांग्रेस के सरकार में जो भी नेता थे उन्होंने क्या किया। तो इस तरीके की तस्वीर से फिलहाल सत्ता पक्ष को बाहर आना होगा, अन्यथा की स्थिति में चुनाव पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आने वाले परिणाम तय करेंगे। फिलहाल हमारी आज की इस बातचीत में इतना ही। आतिमजीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। थैंक यू सो मच।